चलिए, चैप्टर नंबर 13, न्यूक्लियाई। सबसे पहला जो हम लोग ने पार्ट देखा, यस 13.1, that will be introduction. 13.2, that will be atomic masses and composition of nucleus. 13.3, that will be size of nucleus. Yes, please. 13.4, mass, energy and nuclear binding energy. (13.5) nuclear force. 13.6 radioactivity. And the last one, 13.7 nuclear energy. हार्डली 2-3 लेक्चर में, 3 लेक्चर में हार्डली इसको निपटाने वाले अपन, है ना। आज का, मंडे का, ट्यूसडे का, है ना। तो इसको मैं निपटा दूंगा 3 लेक्चर में इंशाल्लाह। चलो देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन की। तो अगर मैं देखूं इंट्रोडक्शन में मैं क्या लेना चाहूँगा, यहाँ पे रफ नोटेशन ही करते चलो आप, क्योंकि मैं पूरा इसको रफ नोटेशन में लूँगा चैप्टर। तो जैसा बोर्ड पे है वैसे ही इसको रफ नोट कर लेना। हम लोग इसको लिंक करेंगे प्रीवियस चैप्टर के साथ। जैसे कि आपको याद हो, इससे पहले जो हुआ एटम्स चैप्टर में जो था, उसमें पता चला था कि भैया एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है ना। ड्यू टू रदरफोर्ड ने हमको बताया कि एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे होता है। उस एक्चुअल एटॉमिक स्ट्रक्चर में मालूम पड़ा कि सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, आपका न्यूक्लियस, चलो मैं कैपिटल N से देता हूँ, और उसके अतराफ सम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। ओवरऑल हमने कहा कि एटम तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और एंटायर पॉजिटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस, एंटायर नेगेटिव चार्ज इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द इलेक्ट्रॉन। एटम का जो मास होता है, उसका 99% जो कहा जाएगा, मोर देन 99% जो है, 99% ऑफ मास ऑफ एटम, ये कहाँ कॉन्सेंट्रेटेड होता है, आपके न्यूक्लियस में होता है। तो पिछले चैप्टर में हमारा पूरा फोकस एटम पर था, एटम की स्टडी के ऊपर था। एटम क्या होता है, कैसे होता है, उसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, उसका बिहेवियर कैसा होता है,
हम सब इस चीज़ के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसके अलग अलग रेडियस के बारे में, उसके अलग अलग एनर्जी लेवल के बारे में स्टडी कर रहे थे, है ना। मगर अब हम लोग थोड़ा सा और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जा रहे हैं। हम अब उसके बजाय अब किस पे फोकस करेंगे, न्यूक्लियस पे। मतलब हमारा सारा का सारा स्टडी इसके बारे में है, न्यूक्लियस के बारे में। हम यहाँ पर देखेंगे क्या, हम देखेंगे न्यूक्लियस का, हम लोग इसके मास के बारे में स्टडी करेंगे, हम इसके साइज के बारे में स्टडी करेंगे, हम इसके अमजद केमिकल, वो दरवाजा बैठ लेना, केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी करेंगे एंड सो ऑन। ये सारी चीज़ों के बारे में आप उसके स्टडी करने वाले हैं। ओके, सो वन बाय वन हम स्टार्ट करेंगे। चलो सबसे पहले हम लोग, हमारा जो पहला टॉपिक है, एक्चुअल में जो पहला टॉपिक है, ये जो 13.2 नंबर का एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस हम देखते हैं। क्या आपका ये लिखना हो गया कंटेंट? ठीक है, तो चलो अब हम लोग जो 13.2 जो हमारा टाइटल है, जिसको हम लोग कहेंगे एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, हम इसे स्टडी करेंगे। अब हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहला फोकस जो हमारा होगा वो प्योरली एटॉमिक मास पर होगा। ठीक है, फिर जब हम लोग एटॉमिक मास की थ्योरी पे जाएंगे, फिर हम लोग कह सकते हैं कि यहां होगा डिस्कवरी ऑफ आइसोटोप्स। वहां हमें बाद में कुछ मालूम पड़ा आइसोटोप्स के बारे में, है ना। फिर बाद में हम लोग ऑफ कोर्स आइसोटोप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। फिर जनरल आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ एटॉमिक नंबर, नहीं प्रेजेंटेशन बाद में आएगा, एटॉमिक नंबर के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद आएगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में बात होगी। फिर उसके बाद अनस्टेबिलिटी ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की अनस्टेबिलिटी के बारे में बात होगी। फिर बात होगी कि यहां पर अब आएगा प्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं उसके बारे में बात होगी, प्रेजेंटेशन ऑफ एटम। और फिर बाद में होंगी बात आइसोटोन्स एंड आइसोमर, नहीं है ना आपको, आइसोटोन और आइसोबार्स है, तो आइसोबार्स एंड आइसोटोन के बारे में बात होगी। पढ़ लिया हो केमिस्ट्री में, तो ठीक है। तो जो चीज़ें केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं उसको अपन अवॉइड करेंगे। केमिस्ट्री क्या बोले जानते हैं? अच्छा ठीक है, चलो अब एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। जैसे कि अगर मैं कार्बन एटम का मास ढूंढता हूं, जैसे सबसे पहले एटॉमिक मास के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो अगर मैं कार्बन एटम का मास देखता हूं, तो कार्बन एटम का जो मास आता है C12 जो भी कहा जाएगा, उसका मास जो रहता है वो आता है 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, है ना। ये बहुत जान पे आता है, इतने लंबे लंबे वैल्यूज याद रखना। तो 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, ये माना गया कि ये क्या है भैया, आपके कार्बन एटम का जो है वो मास है ना। बट एक प्रॉब्लम है इसके साथ कि भैया ये इतनी लंबे चौड़े, अभी जो आपने देखे, मुझे भी खुद वैल्यू याद नहीं है, मुझको देखकर उसको लिखना पड़ रहा है, तो वो इतनी कंफ्यूजिंग आती है। अगर इतने बड़े बड़े वैल्यूज रहे तो यार ये तो बहुत ही कंफ्यूजिंग रहेगा, क्योंकि भाई जरा जरा वैल्यूज से बदलेंगे यहाँ पर, वो बस यहाँ के डिजिट्स बदलते जाएंगे थोड़ा थोड़ा उससे। तो उन्होंने बोला यार ये तो बहुत ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ है यार, इस तरह से अगर अपन ये इस्तेमाल करेंगे ना वैल्यूज कैलकुलेशन के लिए, तो बहुत सरदर्द होगा। तो फिर साइंटिस्ट लोगों ने सोचा यार नहीं यार, कुछ नया सिस्टम अपन बनाते हैं मास कैलकुलेट करने के लिए। तो फिर उन्होंने इजाद किया एटॉमिक मास यूनिट का।
उन्होंने क्या किया कि चलो ठीक है भाई, कार्बन एटम का जैसे एटॉमिक मास यूनिट, तो बोले एटॉमिक मास यूनिट कैसे कैलकुलेट करेंगे अपन। एक नया सिस्टम बनाया उन्होंने मास कैलकुलेट करने के लिए एटम का, उसको उन्होंने यू से रिप्रेजेंट किया। तो वन एटॉमिक मास यूनिट को आपने क्या किया, मास ऑफ कार्बन एटम, मास ऑफ कार्बन एटम, उसे उन्होंने क्या करा, उसके एटॉमिक मास नंबर यानी जितना भी उसका एटॉमिक मास नंबर होगा जैसे 12, उससे उन्होंने उसको डिवाइड किया। तो यानी कि 1.992647 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, उसे जब आपने 12 से डिवाइड किए तो वो वैल्यू कुछ आई यहाँ पर 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, है ना। 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। अब ये वैल्यू को नाम दिया गया फिर एटॉमिक मास यूनिट, इस वैल्यू को नाम दिया गया एटॉमिक मास यूनिट। और माना ये गया शुरुआती दौर में कि ये जो वैल्यू है ये तकरीबन हाइड्रोजन एटम की वैल्यू मानी जाएगी, है ना। हाइड्रोजन एटम की 1.660539 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। तो ऐसा है कि देखा यह गया, अच्छा अगर ये हाइड्रोजन एटम की वैल्यू मानी जाएगी तो उन्होंने ये कंसिडर किया, अच्छा बाकी सारे जो एलिमेंट है, ऑल अदर एलिमेंट्स, है ना, आर हैव मासेस, एटॉमिक मासेस as integral multiple of atomic mass of hydrogen atom, तो ये माना गया कि भैया जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स होंगे ना, तो भैया उनका जो एटॉमिक मास होगा तो भैया हमने उसका इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम के बराबर होगा। मगर इसी के साथ यहीं पर थोड़ी दिन के बाद ही ये पूरा रूल जो है रूल आउट हो चुका। बोले ये भाई ये गलत नहीं, ये बात सही नहीं है पूरी तरह से। आप जो बोल रहे हैं कि हर एक एलिमेंट का जो मास है हाइड्रोजन के एटम के एटॉमिक मास का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, ये बिल्कुल नहीं मान सकते, क्योंकि थोड़ी दिन के बाद ही देखा गया अगर आप बात करते हैं क्लोरीन की, है ना, तो बोले भैया अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, तो क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है, एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन जो पाया गया, वो पाया गया कि भैया एटॉमिक 35.46 यूनिट होता है AMU, 35.46 AMU या एटॉमिक मास यूनिट होता है क्लोरीन का। अब अगर आप देख रहे हैं कि क्लोरीन का एटॉमिक मास यूनिट 35.46 AMU एटॉमिक मास यूनिट है, ये कहीं से भी अप्रोक्सीमेशन में भी हाइड्रोजन के एटॉमिक मास यूनिट का इंटीग्रल मल्टीपल नहीं आता। अगर एटलीस्ट ऐसा होता 35.98, 96, 97, 99, तो मैं बोलता था हाँ भाई ये अप्रोक्सीमेशन में 36 होता है, या बोलता अगर मान लो 35.01, 35.02, 35.11 ऐसा भी होता तो मैं थोड़ा बहुत मान लेता, हाँ भाई ये अप्रोक्सीमेशन में क्या आ रहा है, इंटीग्रल मल्टीपल, ये 35 मल्टीपल ऑफ यू आ रहा है। मगर देखा गया भैया ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं, तो भाई पता चला कि ये जो चीज़ है, ये रूल आउट, ये जो आप देख रहे हैं कि ये ज़रूरी नहीं है ना। तो मैं ये कहूँगा कि भाई दिस अजम्पशन वॉज रूल्ड आउट, दिस अजम्पशन वॉज रूल्ड आउट, उसे बिल्कुल हटा दिया गया कि नहीं रे भैया अपन जो बोल रहे हैं कि ये ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कि क्लोरीन एटॉमिक मास आप देख सकते हैं उसका जो है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाइड्रोजन एटम नहीं है। जब क्लोरीन के बारे में स्टडी कर रहे थे तो एक हमारा आगे जाके एक एक्सपेरिमेंट या एक डिवाइस है जिसको हम लोग कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमीटर, है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होते गई हम एटम को और बारीकी से और एक्यूरेटली स्टडी करना चालू कर दिए। हमने कुछ ऐसे डिवाइसेस भी इन्वेंट किए जो एटॉमिक स्ट्रक्चर को, हर चीज़ों को एक्यूरेटली कैलकुलेट कर सकता है। तो उसी में से एक है मास स्पेक्ट्रोमीटर, जो ज़्यादा मोर एक्यूरेट एटम के मास को कैलकुलेट कर सकता है। तो जब हम लोग ने मास स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल किया, हमने देखा कि हमारे वातावरण में आसपास इतना सारा क्लोरीन अवेलेबल है, तो चलो हम उस क्लोरीन की स्टडी करते हैं।
तो जब वो साइंटिस्ट लोगों ने उस क्लोरीन की स्टडी करना चालू करे तो उनके दिमाग में एक पूरा झटका लगा, यार हम देख रहे हैं कुछ क्लोरीन है एटम्स जिसका मास जो है, मास ऑफ क्लोरीन एटम, वो कुछ आ रहा है 34.98 एमस्ट्रॉन्ग एटॉमिक मास यूनिट, और कुछ क्लोरीन एटम जो है उनका जो मास आ रहा है 36.98 एटॉमिक मास यूनिट। जस्ट लेट मी चेक द वैल्यूज। हाँ बराबर है, 34.98 एंड 36.98 एटॉमिक मास यूनिट आ रहा है। अरे भाई बोले ये क्या, खास तौर से ये देखा गया कि भैया ये जो पार्टिकल, इनका एटॉमिक मास यूनिट जो है वो अलग अलग है, मगर सारी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है। तो फिर भाई यहां से पता चला कि कैसे कुछ मटेरियल्स होते हैं जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होती है मगर एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता रहता है। ये वाला पार्ट हो गया ना आपका, अपन ने, ये तो मुझे चाहिए, वो हो गया पार्ट, चलो लिख लो फिर। बोर्ड वाले भैया तुमको तो पूरी वैल्यू एक्यूरेटली याद रखना पड़ेगी। ये सारी वैल्यू उसको बोर्ड में तुमको अच्छे से एक्यूरेटली याद रखना पड़ेगा। हालांकि नीट में ये नहीं पूछते वैल्यूज इतनी, अब मगर कंसेप्ट समझने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। चिट्ठा बनाएंगे, अच्छा बनाओ बनाओ बनाओ, पकड़े गए तो फिर बाद में मेरे को मत बोलना। बोलिए बोलिए बोलिए। सर आज तक कहाँ पकड़े गए बोले हैं, जो आज तक नहीं हुआ वो हो सकता है 12वीं में हो जाए। चलो हो गया कि भैया, इधर ये बीच का हो गया कि पार्ट, हेंस सम एटम्स या सम एलिमेंट्स बोलना ज्यादा अच्छा रहेगा, सम एलिमेंट्स हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। कुछ एलिमेंट है जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी है, सेम है, बट डिफरेंट, किंतु परंतु एटॉमिक मासेस, उनके एटॉमिक मासेस कैसे हैं, डिफरेंट है। दे वेर कॉल्ड एज, उनको कहा गया आइसोटोप्स। और देखा गया तकरीबन आसपास में जितने भी एलिमेंट मौजूद है उनके ऐसे कई सारे डिफरेंट टाइप्स में, डिफरेंट नंबर्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स है ना। जैसे गोल्ड के भी 32 आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के भी अपने 3 आइसोटोप्स है। हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स भी आएंगे बाद में, पहले हम लोग थोड़ा सा और आगे आते हैं। ओके ठीक है। फिर बाद में ये देखा गया कि एबेंडेंस मतलब क्वांटिटी किसकी कितनी ज़्यादा है, एबेंडेंस फैक्टर देखा गया कि अराउंड 75.4% जो क्लोरीन है हमारे आसपास जो मौजूद है, क्लोरीन 75.4% क्लोरीन है, उसका जो एटॉमिक मास है वो 35.46 AMU है। और अराउंड बचेगा फिर कितना, 34.6% जो क्लोरीन के एलिमेंट्स हमारे पास या आइटम्स हमारे पास आसपास मौजूद है, उसमें पाया गया कि भैया 34.98 ना रे भाई 34.98 एटॉमिक मास यूनिट है। और फिर उसके बाद अराउंड 34.6 उसमें पाया गया कि उसका एटॉमिक मास 36.98 एटॉमिक मास यूनिट है ना।
अब देखो भैया, हम देख रहे हैं कि अलग अलग क्लोरीन जो है आइसोटोप्स है उसकी जो अबेंडेंस फैक्टर हमने देखे। अबेंडेंस फैक्टर मतलब होता है वातावरण में कौन कितना मौजूद है। तो हम लोग देखेंगे कि भैया पता ये लगाया गया कि 75.4% कितने मास वाले और तकरीबन 34.6% ये वाले मास वाले हैं। तो फिर मैं एवरेज मास ऑफ क्लोरीन अगर निकालता हूं, एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम अगर मैं कैलकुलेट करता हूं, तो एवरेज मास ऑफ क्लोरीन एटम जो आएगा वो आएगा, देखो भैया 34.98 और उनका फैक्टर परसेंटेज फैक्टर कितना है 75.4 प्लस दूसरा है 36.98 और इनका परसेंटेज कितना है 34.6 डिवाइडेड बाय 100, है ना। तो भैया ये कैलकुलेशन के बाद हमें पता चलता है कि वो वैल्यू कितनी आ रही है 35.47 एटॉमिक मास यूनिट आ रही है। 35.4 देखो, जो कि अपन ने जो वैल्यू थी अपन ने जो डिटरमाइन किए थे वो काफ़ी उससे करीब आ रही है। ये जो वैल्यू है मास स्पेक्ट्रोमीटर का यूज़ करके कैलकुलेट किया गया था और फिर वो जो फैक्टर था वो जो हम लोग ने कार्बन एटम का जो हम लोग ने देखे थे जिस तरह से वो फैक्टर को यूज़ करके, जैसे हम लोग पता चला एक एटॉमिक मास यूनिट इतना इतना होता है ना। और फिर हम लोग कहेंगे कि फिर एटॉमिक मास नंबर कितना है उसका जो भी है आपके कार्बन एटम, सॉरी कार्बन नहीं, कौन सा, क्लोरीन का, तो उसके बेसिस पे हम लोग ने उसको डिटरमाइन किया था। चलो ये वाला पार्ट हो गया। हुआ, चलिए फिर आगे। चलो जब हमें पता चल गया कि जो एवरेज मास है क्लोरीन का जो हम लोग ने पहले डिटरमाइन किए थे वो भी बिल्कुल सही आ रहा है, उसके साथ बिल्कुल मैच हो रहा है, हम आते हैं हाइड्रोजन पे, है ना। पता ये चला कि इवन द लाइटेस्ट ऑफ द एटम, कौन भैया लाइटेस्ट एटम, हाइड्रोजन, तो उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं, उसके भी 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक होता है आपका 1H1, है ना, फिर एक होता है आपका 1H2 और एक होता है आपका 1H3। इसे तो हाइड्रोजन ही बोला जाता है, हाइड्रोजन एटम, है ना, हाइड्रोजन। इसे ड्यूटेरियम कहा जाता है और इसे ट्रिटियम कहा जाता है ना। हाइड्रोजन जो कहा जाएगा, इसमें न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन होता है, दैट्स इट, है ना, उस पर भी आएंगे हम लोग। अब ऐसा है कि ठीक है, ड्यूटेरियम अगर आप एबेंडेंस फैक्टर पे अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा 99.985% है ना, वातावरण में हमारे आसपास जो हाइड्रोजन मौजूद है वो पहला आइसोटोप है 1H1, है ना। सबसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ट्रिटियम है ना, तकरीबन नहीं के बराबर। अगर लेबोरेटरी में भी इसको बना रहे हैं तो भैया बहुत ज़्यादा उसकी प्राइस होती है ना। मैं खुद इस दिन गूगल सर्च कर रहा था, 1 किलो हाइड्रोजन 1H3 का जो कहा जाएगा मास, 1 किलोग्राम का जो होता है, कई $मिलियन में उसकी कीमत होती है ना, लेबोरेटरी में बनाने के लिए, है ना। अब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह पे अवेलेबल है, स्पेस में, कहाँ पे, मून पे, है ना। मून के जो पोल है ना वहाँ पर ही बहुत मेट्रिक टन्स में वो अवेलेबल पाया गया वहाँ पर।
और ये एक बहुत ज़बरदस्त सोर्स ऑफ एनर्जी है। बोलते हैं कि अगर हमने मून का वहाँ पर जो जितना भी हाइड्रोजन है NH3 जो है ट्रिटियम है, अगर यूज़ कर लिए अपन ने यूज़ कर पाए अपन, तो पूरी दुनिया 1000 साल तक के उसका पावर यूज़ कर सकती है, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकती है। इतना वहाँ पर मतलब ट्रिटियम है, इतना हमारे लिए वहाँ पर। इसीलिए ये जो चल रहा है ना, दौड़ चल रही है चांद पे जाने की, क्योंकि देखो मून कैसा है, वो नो मैंस लैंड है। आर्कटिक ओशन का भी एक पार्ट है, मतलब आर्कटिक सर्कल, वो भी एक नो मैंस लैंड है। एक ट्रीटी बनाई गई है कि भैया कोई किसी को क्लेम नहीं कर सकता कि ये हमारा इलाका है, ये हमारा इलाका है। वैसे मून को भी कोई क्लेम नहीं कर सकता अभी ये हमारा इलाका है। वो ट्रीटी कुछ सालों में ख़त्म होने वाली, कुछ सालों बाद ख़त्म होने वाली है। जैसे ही वो ट्रीटी ख़त्म हुई, लोग मून की जो ज़मीनें हैं, एरिया है, वो उसको क्लेम करना स्टार्ट कर देंगे। यहाँ से यहाँ तक हमारा एरिया है क्योंकि हम गए हुए है ना। जैसे अपन गए यहाँ पर, तो चंद्रयान गया अपना, तो वही वहाँ पर जब साउथ पोल पे वहाँ पहुँचा, अब जितने एरिया को अपन ने वो पूरा करे, अपन ने डिस्कवर किए या फिर जो भी है उसको एक्सप्लोर किए, उतने एरिया को हम अपना इलाका मान लेंगे। भैया यहाँ से बिल्कुल आना नहीं, क्या भरोसा आगे जाके सोल्जर्स भी तैनात हो जाए वहाँ पे, है ना। भैया ये यहाँ पर आना नहीं, ये हमारा इलाका है करके, है ना। तो अब ऐसा है कि भैया वो उस पर होगा, वो जो इलाके पर वहाँ पर अगर जहाँ हाइड्रोजन निकलता है, NH3 निकलता है, वो तुम्हारा हुआ, तुम यूज़ करेंगे, है ना। वो यूज़ करेंगे तो वो अपने को तो खुद को मतलब कंट्री को तो चलाएंगे, दूसरों को भी बेचेंगे महंगे दाम में। तो इसीलिए उसकी दौड़ इतनी चल रही है। तो हम बात कर रहे थे लाइटेस्ट ऑफ एटम की, बोले हाइड्रोजन, उसकी भी देखा गया अराउंड 99.985% आपको जो हाइड्रोजन एटम मिलता है या फिर जो भी मिलता है गैस, वो हाइड्रोजन का आइसोटोप मिलता है, ये वाला मिलता है। अब ऐसा है कि यहां पर मास ऑफ प्रोटॉन निकाला गया। फिर बोले ऐसे मास ऑफ प्रोटॉन क्या होता है, असल में हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को प्रोटॉन बोला गया, क्योंकि वहां पर कुछ था नहीं सिवाय प्रोटॉन के, तो उसके न्यूक्लियस के को प्रोटॉन बोला गया। तो भैया हाइड्रोजन के न्यूक्लियस को ही आपने नाम दे दिया प्रोटॉन। अच्छा ठीक है, उसका नाम प्रोटॉन तो दे दिया, फिर बोले मास ऑफ प्रोटॉन भी आप कैलकुलेट कर पाए। बोले कैसे, बोले उसकी वैल्यू कितनी आती, पहले ये बता दो। तो वो आई 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट। किलोग्राम्स में लिखेंगे तो 1.67262 इंटू 10⁻⁻26 किलोग्राम, ये आया मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। ये कैसे कैलकुलेट किया गया था, है ना। इसे कैलकुलेट किया गया था, आप जैसे जानते हैं कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम इस मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मास ऑफ प्रोटॉन इस मास ऑफ हाइड्रोजन एटम माइनस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मास ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है, जिसकी वैल्यू आती है 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट, उसमें से माइनस करेंगे 0.00055, यार ये तो जगह ही नहीं मिल रही यहां पर लिखने की, जस्ट अ मोमेंट। तो मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बताया था, जो कि मैंने 1.00783 एटॉमिक मास यूनिट, उसमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को आप माइनस करेंगे 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट, 0.00055। हाँ, तो अब जाके जो वैल्यू कैलकुलेट माइनस करने के बाद जो वैल्यू आती है, दैट विल बी 1.00727 एटॉमिक मास यूनिट, जो कि क्लेम किया गया था इट इज द मास ऑफ प्रोटॉन, है ना। बिल्कुल सही, मास ऑफ प्रोटॉन। मगर हमने क्या देखा, ये इधर वाला पार्ट हो गया। मगर हमने क्या देखा, अब यहां से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बारे में स्टडी करेंगे। अपन ने देख लिया एटॉमिक मास क्या होता है, आइसोटोप्स के बारे में कैसे पता चला, फिर एटॉमिक नंबर। हाँ, एटॉमिक नंबर ऐसा है कि भैया जितना आपका प्रोटॉन होता है एक न्यूक्लियस में, उसको अपन क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर, और उसको अपन इंडिकेट करते हैं Z से, है ना। तो मैं लिखना है तो फॉर्मेलिटी के तौर पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। उसे नाम दिया गया एटॉमिक नंबर, और जिसको सिंबॉलिकली आप Z से इंडिकेट करते हैं। अच्छा ठीक है, फिर बात हुई आपके डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। देखो भाई ऐसा है, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन के बारे में अगर हम आगे देखेंगे कि जब हम लोग ने
आगे फोकस किया किस बात पर, आपके हाइड्रोजन के न्यूक्लियस पर। हमने ये देखा कि हाइड्रोजन के तीनों जो आइसोटोप्स है ना, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन है ना, तो उनके न्यूक्लियस का अगर आपने मास कैलकुलेट किया तो उसके अब न्यूक्लियस के मास का रेशियो 1:2:3 आता है ना। तो आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन हमने देखा रेशियो ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये जो पाया गया वो पाया गया 1:2:3। मतलब कुछ तो चीज उसमें मौजूद है जिसके कारण मास डबल हो जा रहा है, फिर बाद में ट्रिपल हो जा रहा है, और वो जो चीज है उसकी जो वैल्यू है तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन के ही बराबर है ना, तभी तो डबल ट्रिपल हो जा रहा ना। अब बोले वो चीज क्या है, हम लोग अब जो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इतने सालों से, है ना, हमको जो नॉलेज है तो उसके हिसाब से हमें तो मालूम है वो चीज क्या है, न्यूट्रॉन है ना। मगर थोड़ी देर के लिए मान के चलो कि अपने को मालूम ही क्या चीज है, उस हिसाब से सोचो आप कि यार कुछ तो है यहां पर मौजूद, है ना। मैं जैसे कि 1:2 देखता हूं ड्यूटेरियम में, कुछ तो है इसके न्यूक्लियस में जो एक्स्ट्रा में है और जिसका मास जो है प्रोटॉन के मास के बराबर है, मगर इलेक्ट्रिकली वो न्यूट्रल है, उसका कोई चार्ज नहीं, क्योंकि ऐसा है कि जितना चार्ज आपका माना हाइड्रोजन की न्यूक्लियस में पाया गया जो हमारे यहां मौजूद है, उतना ही चार्ज आपके ड्यूटेरियम की न्यूक्लियस में पाया गया। मतलब उस चीज के रहने से चार्ज पे तो कोई असर नहीं पड़ा, असर काय पे पड़ा, मास पे पड़ा। मतलब वो जो भी चीज मौजूद है वो इलेक्ट्रिकली कैसी है, न्यूट्रल है। तो हम लोग यहां से बोलेंगे कि भैया एक यहां से फिर एक क्वेश्चन आने लगा या एक थॉट आने लगा कि सम मास इज प्रेजेंट in the nucleus of deuterium and tritium, कुछ ना कुछ तो न्यूक्लियस में प्रेजेंट है ड्यूटेरियम के और ट्रिटियम के, which has same mass as that of proton, जिसका मास बिल्कुल सेम होगा एज दैट ऑफ प्रोटॉन, है ना। एंड इट इज प्रेजेंट इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एज दैट ऑफ प्रोटॉन, एज ऑफ प्रोटॉन। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, 1 2 3 इस तरह से कुछ ना कुछ वो चीज है। जैसे ड्यूटेरियम में वो चीज एक ही है, ट्रिटियम में वो चीज दो है। तो बोले ये कैसे हो, क्या चीज है, तो बोले भैया ये हो गया ना, ये अजम्पशन जो था वो बाद में और ज्यादा क्लियर हुआ, ज्यादा पुरानी बात नहीं है भैया। कौन सा साल चल रहा, 2024, अभी हार्डली में क्या हुआ 2023, 1923, मतलब सिर्फ 100 साल पुरानी बात है। अब साइंस की दुनिया में सिर्फ भी बोलेंगे ना उसको 1600 2000 साल पुरानी चीज पढ़ रहे तो अपने हिसाब से 100 साल ही होगा ना, तो ज्यादा पुरानी नहीं, सिर्फ 100 साल पुरानी बात है। मैं तब से पढ़ा रहा, मैं नहीं पढ़ रहा था वो। तो भैया 1923 से कैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने क्या किया था, बेरिलियम के न्यूक्लियस को उन्होंने अल्फा पार्टिकल के साथ हिट किया था। तो जब अल्फा पार्टिकल के साथ कुछ यहां से हिट किया था तो यहां से कुछ न्यूट्रल रेडिएशंस बाहर निकले थे, यहां से कुछ जो है न्यूट्रल रेडिएशंस बाहर निकले थे। उसी न्यूट्रल रेडिएशन को नाम दिया गया न्यूट्रॉन, उसी न्यूट्रल रेडिएशन को नाम दिया गया न्यूट्रॉन। ठीक है, तो कैडविक ने क्या किया 1923 में, 1923 नहीं 32 है भाई, मैंने गलत डाल दिया, अरे है और कम हो गया, 90 कितना कम हो गया भाई,
91 ईयर्स आई थिंक, है ना, जो भी है, अपने को क्या लेना था तो उस पे से, ठीक है। तो भैया ऐसा है कि यहां पे हमने देखा कि भैया यहां से कुछ न्यूट्रल रेडिएशन बाहर निकले। उस जमाने में ऐसे न्यूट्रल रेडिएशन, सिर्फ एक न्यूट्रल रेडिएशन के बारे में साइंटिस्ट लोगों को नॉलेज थी, वो था फोटॉन के बारे में, है ना। मगर जैसे कि अगर हम जानते हैं कि फोटॉन का मास बहुत ही ज्यादा कम होता है, लाइटेस्ट, वन ऑफ द टेस्ट लाइटेस्ट होता है, तो अब ऐसा है कि अगर मैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाऊं, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर ये फोटॉन होता तो उस एमिटेड रेडिएशन की जो एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी, बहुत ज्यादा होती, बहुत ज्यादा होती। मगर यहां पर जो भी आइटम निकला है, जो भी मटेरियल निकला है, वो फोटॉन तो है ही नहीं, क्योंकि अगर ये फोटॉन होता तो एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती। तो बोले है क्या, ये कुछ और है, जिसका बाद में उन्होंने नाम दिया न्यूट्रॉन। न्यूट्रल है, इसी कारण से उसको नाम क्या दे दिया, न्यूट्रॉन करके नाम दे दिया। अच्छा ठीक है, फिर बाद में उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी या मोमेंटम, अच्छा दोनों का इस्तेमाल करके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड मोमेंटम दोनों का इस्तेमाल करके उन्होंने उस न्यूट्रॉन का मास भी कैलकुलेट कर लिया, विच वॉज कमिंग आउट टू बी 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट, विच गोज फॉर 1.6749 इंटू 10 रेज टू पावर -27 किलोग्राम। अगर आपको याद हो, यहीं कहीं लिखा हुआ था मास ऑफ प्रोटॉन भी, तो वो मास ऑफ प्रोटॉन के काफी ज्यादा करीब है ना, बहुत ज्यादा करीब है। तो इसीलिए तकरीबन मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को अपन तकरीबन सेम मान के ही चलते हैं। बहुत ज्यादा उसमें बहुत मामूली सा फर्क होता है मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन में। तो अब ऐसा है कि ये पूरा आइडिया फिर क्लियर होने लगा। फिर उसके अंदर हम लोग ने देखा कि जब ये न्यूट्रॉन के बारे में ये देखा गया, तो न्यूट्रॉन की अनस्टेबिलिटी के बारे में भी पता चला कि न्यूट्रॉन इज वेरी अनस्टेबल। मतलब ऐसा है कि मान लो न्यूक्लियस में से निकाल के न्यूट्रॉन को तुमने हवा में ऐसा खुला रखे, ऐसा नहीं रख सकते, बता रहा हूं मैं। जैसा मान लो जैसा कि तुमने छिलका छिल के निकालते हैं किसी चीज का, तो भैया तुमने न्यूक्लियस का छिलका निकाले, ऐसा छिलके उसमें से न्यूट्रॉन को अलग रखे, तो पता चलेगा उसका लाइफ टाइम मुश्किल से 1000 सेकेंड्स होता है। थोड़ी ही देर में वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। असल में ये जो न्यूट्रॉन होता है वो स्प्लिट हो जाता है, एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो में स्प्लिट हो गया। तो इतना ज्यादा अनस्टेबल है कि वो एक प्रोटॉन, एक इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो में स्प्लिट हो जाता है। हाउएवर इनसाइड द न्यूक्लियस ये काफी ज्यादा स्टेबल होता है। तो जब तक वो न्यूक्लियस के कवर के अंदर है, न्यूक्लियस पे कोई कवर नहीं होता, मैं इस एग्जांपल ले रहा हूं, न्यूक्लियस के अंदर है तब तक वो बहुत स्टेबल है। तुमने उसको अलग निकाला तो वो हाईली अनस्टेबल है और वो स्प्लिट हो जाता है इन, स्प्लिट बोलना गलत हो जाता है, वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एंटी न्यूट्रिनो में। इट इज हाईली, इसको लिखना चाहिए, बट इट इज हाईली स्टेबल इनसाइड न्यूक्लियस। मगर न्यूक्लियस के अंदर वो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है। हो गया ये वाला पार्ट हुआ। तो चलो भाई, अब ऐसा है, अब पता चल गया फिर कि न्यूक्लियस के अंदर असल में होता क्या है। तो न्यूक्लियस के अंदर असल में होता है प्रोटॉन और होता है आपका न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमनली कहा जाता है क्या भैया, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमनली क्या बोलते हैं अपन, कॉमन नेम क्या है उसका, न्यूक्लियॉन्स, है ना। तो भैया प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कॉमनली कहा गया न्यूक्लियॉन, है ना।
तो मैं लिखूंगा हेंस न्यूक्लियस, किसी भी एटम का न्यूक्लियस कंटेन्स, क्या कंटेन करता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। और वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूक्लियॉन्स। और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद, इसे क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर, जिसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, एटॉमिक मास नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसी न्यूक्लियस में, है ना, एटॉमिक नंबर हमेशा प्रोटॉन से नापा जाता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बहुत ज़्यादा सगे होते हैं, इजीली छोड़ के जाते नहीं न्यूक्लियस को। इलेक्ट्रॉन तो क्या लहरी बहरी है, कभी है कभी नहीं है, किसी की लालच हुई चले गए छोड़कर। तो इसीलिए एटम में जितना प्रोटॉन सगा है, जितना बैठता है उसके साथ, उतना इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। इसीलिए आपके नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर को जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिफाइन किया जाता है। वो तो कर सकते हैं, अपन जानते हैं कि उसको इलेक्ट्रॉन बोले चल जाता है, बट एक्चुअल उसको उससे डिफाइन किया जाता है। और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या इन शॉर्ट कहेंगे नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, एटॉमिक मास नंबर। हेंस एनी एलिमेंट x can be represented as, कोई भी एलिमेंट x है उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना, इस तरह से zx से, ये ऐसा भी लिख सकते हैं, या कुछ आप किताबों में ऐसा भी दिखेंगे लिखा हुआ, है ना, आप दोनों में से कोई एक। एनसीईआरटी में ये वाला इस्तेमाल किया, अपन ये यूज करेंगे। A stands for number of nucleons in atomic mass number and Z stands for atomic number। अब ये सब पिक्चर क्लियर होने के बाद अपने को क्लियर कट समझ में आ गया आइसोटोप असल में है क्या। वो जो मसला चल रहा था ना, एटॉमिक मास नंबर ज़्यादा आ रहा था, अब समझ में आ गया काय के लिए, जैसे अरे बोले उसमें एक्स्ट्रा की चीज़ मौजूद है, वो न्यूट्रॉन मौजूद है ना, इसी वजह से। तो बोले इस पर से फिर अपन आइसोटोप्स का डेफिनेशन बना सकते हैं। दे आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट के एटम है जिनके एटॉमिक नंबर तो कैसे है, सेम है, मगर एटॉमिक मास नंबर डिफरेंट है ना। तो भाई हम बोलेंगे दिस गिव अस द क्लियर आइडिया ऑफ आइसोटोप। इधर का हुआ, फिर मैं लिखूंगा दिस पिक्चर gave us the clear idea of isotopes। आइसोटोप्स का एकदम क्लियर कट आइडिया दे दिया। दैट कौन सा, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग same atomic number but different atomic mass number। तो भैया ये क्या है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है, मगर एटॉमिक मास नंबर कैसा है भैया, डिफरेंट है। ड्यू टू, फिर मैं यहां लिख सकता हूं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रॉन, ड्यू टू वैरिंग क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, वैरिंग, बदलती हुई क्वांटिटी ऑफ न्यूट्रॉन। आया समझ में। फिर आया आइसोबार्स। आओ आइसोबार्स क्या है, आइसोबार्स है ना, सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स है। तो फिर भैया साथ ही साथ देखा गया आइसोबार्स को भी, है ना, एटम्स ऑफ
डिफरेंट एलिमेंट, है ना, ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, हैविंग सेम एटॉमिक मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, मगर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एग्जाम्पल के तौर पे 1H3 एंड 2He3 हीलियम, है ना, हीलियम का आइसोटोप 2H3 वाला, 2He3 वाला वो। तो इनके एटॉमिक मास नंबर तो कैसे हैं, सेम है, मगर एटॉमिक नंबर कैसे हैं, डिफरेंट है। ये हो गया आइसोबार के बारे में। अब इसी तरह से अपना दूसरा क्या आएगा, आइसोटोन। तो बोले आइसोटोन क्या होता है फिर? So, and isotones are atoms of different element having same number of न्यूट्रॉन्स, जिनके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कैसी होती है, सेम होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर मर्क्यूरी और गोल्ड का एक एग्जांपल है। मर्क्यूरी का एटॉमिक नंबर 80, एटॉमिक मास नंबर 198, ओके। और जैसा कि और गोल्ड का एटॉमिक नंबर 17 और 197 इसका वो होता है आपका एटॉमिक मास नंबर। अगर एटॉमिक मास नंबर में से मैं एटॉमिक नंबर को क्या करता हूँ, सब्ट्रैक्ट करता हूँ, है ना, तो जैसे कि A माइनस Z, यानी कि 198 माइनस 80, 198 रे, तो कितना हो जाएगा, 18 ही होता ना। एक सौ अठारह और यहाँ देख 197 को माइनस करके 79 से वही आएगा 118, है ना। 17 में से 9 गए 8, और फिर वो हो जाएगा 8 हो जाएगा, वहाँ पर 1 आ जाएगा, 118 वहाँ पर भी। तो देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे आ रहे, सेम आ रहे, है कि नहीं। तो हम लोग कहेंगे कि ये दोनों फिर क्या कहलाएंगे, आपके आइसोटोन्स कहलाएंगे। तो ये था हमारा पहला पार्ट, एटॉमिक मासेस एंड कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस। लिख लीजिए। फिर अगला जो पार्ट है, (13.3) साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस, रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हुआ था, है ना, जिसमें स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल अपन ने देखे थे। उसमें से एक अल्फा पार्टिकल जिसकी काइनेटिक एनर्जी 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, है ना। और हमने ऐसे कई सारे अल्फा पार्टिकल्स सामने मौजूद गोल्ड फॉइल के ऊपर
इंसिडेंट किए थे, है ना। ये पार्टिकल्स गए, वो हो गया लिखना आपका। 2 मिनट रुक जाता हूँ, आप कर लो, लिख लो पहले। हुआ? तो देखो यहाँ पर रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिसमें अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल के ऊपर इंसिडेंट किया गया था और उसको स्कैटर करके अपन ने अलग अलग टाइप के डेविएशंस देखे थे। हमने देखा था कि कुछ ज़्यादा उससे डेविएट हो जाते हैं, कुछ थोड़ा सा कुछ हल्के उससे डेविएट होते हैं, हल्का सा डेविएशन होता है। जैसे जैसे जो जो एटम ये न्यूक्लियस के करीब आते हैं उनका डेविएशन क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। मगर कुछ एटम जो जो अल्फा पार्टिकल्स जो एग्जैक्ट उसके सेंटर ऑफ मास की तरफ डायरेक्टेड थे, थोड़ा और बड़े इसमें लेता हूं मैं, वो पार्टिकल्स जैसे ये मान लो न्यूक्लियस है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है ना। हमको मालूम है कि ये जो अल्फा पार्टिकल आ रहा है वो बहुत जल्दी से ऐसा डेविएट होकर चला गया, मगर वो अल्फा पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन एग्जैक्ट इसके सेंटर ऑफ मास के तरफ था, वो आएगा 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 और भैया एक क्लोजेस्ट अप्रोच तक पहुंचता है, इससे ज्यादा वो नजदीक नहीं जा पाता है और यहां से फिर वो रिटर्न हो जाता है। यहां से वो क्या हो जाता है, रिटर्न हो जाता है। तो हम कहते हैं कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस वो अप्रोच कर पाया था, इसे कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, है ना। और ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच है, ये माना गया कि तकरीबन तकरीबन ये हम लोग को रेडियस का आइडिया दे देगा कि हम तकरीबन उसको उसकी मदद से डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच से रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। और उन्होंने क्या किया कि वही किया जो रदरफोर्ड साहब ने, कि उन्होंने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल किया। बोले लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जी हाँ। आपको अल्फा पार्टिकल जो आपने उसके तरफ भेजे थे, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम थी। आपको उसकी क्या मालूम थी, काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की। तो मैं बोलूंगा हम जानते हैं कि जैसे ही वो उधर से आ रहा था तो इसके पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी थी। जैसे जैसे इसके करीब आया वो काइनेटिक एनर्जी कम होते गई और कन्वर्ट होते गई पोटेंशियल एनर्जी। जब वो यहां पहुंचा क्लोजेस्ट अप्रोच पे, उसकी स्पीड थोड़ी देर के लिए 0 हो गई और फिर बाद में वो वापस भागा। तो जब वो यहां आया था, जब स्पीड 0 हो गई थी, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा तेज फोर्स ऑफ रिपल्शन फील हो रहा था, और यहां से जब स्पीड हो गई थी 0, तो उसकी पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो चुकी थी पोटेंशियल एनर्जी में। तो ये काइनेटिक एनर्जी जिसकी वैल्यू 5.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप बोल रहे हैं, ये कन्वर्ट हो चुकी थी पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, 1/4πε0 E²/r। बोले E² का के लिए ट्वाइस E आना चाहिए यहाँ पर, या फिर जो भी है, जैसे मतलब यहाँ से जो आने वाले पार्टिकल का चार्ज क्या था, चलो Z E² का डालता हूँ, सिंपल सी बात है ना, Z E²/r।
तो इसके हिसाब से आप R की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो गोल्ड के लिए वो कैलकुलेट की गई है 4 × 10⁻⁻24 मीटर। जस्ट लेट मी चेक द वैल्यू, -14, 4 × 10⁻⁻14 मीटर। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच माना गया 4 × 10⁻⁻14 मीटर। और इसी से अंदाजा लगाया गया कि न्यूक्लियस भी थोड़ा बहुत इसके आसपास होगा, थोड़ा उससे कम होगा डिस्टेंस उसका, और है ना। तो इसी स्कैटरिंग का इस्तेमाल करके फिर और आपने आगे जाके बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स के क्या करे, आपने न्यूक्लियर रेडाई कैलकुलेट करके देखे। इन सब में एक कॉमन बात पाई गई कि जो रेडियस है, जो कहा जाएगा, एक मिनट, ठीक है। तो इन सब में यह बात पाई गई कि वॉल्यूम जो है किसी भी न्यूक्लियस का, वो एटॉमिक मास नंबर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो मैं कहूंगा वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, क्योंकि मैं इसको स्फेरिकल मान के चलता हूं, तो 4/3 πr³ है ना, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। क्यूब रूट लेने पर, या फिर मैं थोड़ी देर के लिए ये 4/3 π को हटा देता हूं, क्योंकि यहां पर जाहिर बात है कोई कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट हटा देता हूं और सिर्फ इतना लिखता हूं मैं, क्यों मैंने देखा कि रेडियस का क्यूब जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एटॉमिक मास नंबर। या फिर मैं कह सकता हूं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। फिर बाद में पाया गया कि वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी R0 से रिप्रेजेंट किया जाता है, और R0 की वैल्यू जो आती है वो आती है 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर्स। हाँ ये करेक्ट, मैंने फर्मी बोलते 1.2 फर्मी, हाँ, तो 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर। तो हमने देखा कि ये जो वैल्यू है R0, ये हर जगह, हर एटम में, हर न्यूक्लियस में ये वैल्यू सेम आती है, इसीलिए वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी 1.2 × 10⁻⁻15 मीटर, है ना। तो ये पार्ट हमारे लिए कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ द एटॉमिक मास नंबर। मगर एक चीज सभी में पाई गई, माना कि सभी एलिमेंट के न्यूक्लियस का साइज अलग अलग है, न्यूक्लियस का रेडियस अलग अलग है, मगर एक कमाल की बात देखी गई कि सभी न्यूक्लियस का, सभी एलिमेंट की न्यूक्लियस की जो डेंसिटी है वो सेम आ रही है ना, न्यूक्लियर डेंसिटी। अब न्यूक्लियर डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे भैया, डेंसिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, बोले वो तो होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब न्यूक्लियस का मास बोले तो एटॉमिक मास अपॉन वॉल्यूम। अच्छा, बोले फिर क्या आएगा, तो हम जानते हैं A/4/3 πr³ है ना, वॉल्यूम। देखो R का वैल्यू क्या आएगा, R0 A⁻⁻⁰ तो अगर मैं ये वैल्यू यहां पर डाल दूं A/4/3 π, है ना, R की जगह डालूंगा R0 का क्यूब, और यहां पर सिर्फ आ जाएगा A, है ना, क्यूब रूट है ना उसका, ये क्यूब रूट ऑफ A, जब क्यूब लेंगे तो हट जाएगा, वो ये कैंसिल हो जाएगा। अब अगर आप नोटिस करेंगे जो आपके इक्वेशन में जो मौजूद है वो चीजें हैं, जो सारी की सारी चीजें कैसी है, कांस्टेंट है। अब ये जो चीजें कांस्टेंट है, अगर उन्हें कैलकुलेट किया जाए तो इनकी वैल्यू आएगी 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। अब आप खुद देखिए कि ये कितना ज्यादा डेंस है, उसकी डेंसिटी कितनी, मतलब इतना ज्यादा ठूस ठूस के भरा हुआ है इसको, है ना, एकदम दबा दबा के एकदम ठूस ठूस के भर गया उसको वहां पर। 2.3 × 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। इसीलिए कहा गया है कि न्यूक्लियस एक ऐसी चीज है ना, जिसमें बहुत ज्यादा मास भरा हुआ है। इतनी सी चीज है मगर बहुत ज्यादा ठूस ठूस के भरी हुई चीज है, इसीलिए एंटायर मास ऑफ द एटम इज प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, है ना। ऐसे ही कोई हाल पहले एक जमाने में, एक जमाना मतलब बहुत बड़ा जमाना, कई अरबों खरबों साल पहले अपने यूनिवर्स का था, है ना। यूनिवर्स कंप्रेस्ड था एक छोटे से सोयाबीन के दाने के बराबर, फिर उसमें हुआ बिग बैंग। अब तुम सोचो, आप अपना सब मास जो है यूनिवर्स का, जितना भी मास है वो एक छोटे से उसमें कंप्रेस था, है ना। जैसे कागज है, आप उसको ऐसा कंप्रेस करके रखते हो, आप छोड़ देते हो तो वो जैसे ही वो हट जाता है फोर्स बाहर का तो वो खुलता है। तो वैसे ही वो पूरा मास एक छोटे से दाने, पूरा यूनिवर्स एक छोटे से दाने में मौजूद था, और फिर वहां हुआ बिग बैंग, ये सारे डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स में हुआ। अब वो अपने आप को खोलना चालू किए, फिर अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कोई अर्थ बना, कोई सन बना, कोई अलग अलग टाइप का मटेरियल बना, है ना।
उसी पर से पूरा ये अजम्पशंस बनाए गए, ये सब बहुत कोरिलेटेड है। ठीक है, लिख लो भाई। आइसोटोम्स हो गया वो आइसोटोप्स। आ अगला टेस्ट क्या पे कुछ बोला हुआ है? ग्रेविटेशन हो गया, ग्रेविटेशन होता है, सॉरी। यहाँ अभी क्या पे वो अपना पूरा वेव्स EMI वो सब चीज़ है ना। अगला बोला था ना मैंने, तो चलो एक कंबाइन कर देता हूँ मैं। अगला सिर्फ ड्यूअल पे बोला था शायद से, है ना? ड्यूअल और पूरा मॉडर्न फिजिक्स ले लेते क्या? मतलब ड्यूअल पूरा तो नहीं, हमारा ड्यूअल, एटम और न्यूक्लियर उतना चल जाएगा ना, हैंडल कर लेंगे ना। 3 चैप्टर्स, छोटे छोटे चैप्टर्स तो है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, एटम्स वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का खेल है पूरा, और न्यूक्लियर है। 3 छोटे छोटे चैप्टर्स है वो, है ना? तो तीनों को कंबाइन करके कर लो, अच्छा है, इजी हो, तीनों एक साथ स्टडी हो जाएगी, है ना? अब देखो ना, एटम की सिर्फ एक ही DPP दे पाया मैं, ड्यूअल की 2 दिया था, और फिर न्यूक्लियर की भी शायद एक ही दे पाऊंगा मैं, 1 या 2, हार्डली वो 2, उसमें भी ज़्यादातर थ्योरेटिक रेडियो एक्टिविटी मिला के होगा वो, अगर दिया भी तो। और रेडियो एक्टिविटी का भी कुछ पोर्शन गायब है ना उसमें से, बोर्ड में तो करना ही पड़ेगा। चलो हुआ क्या? अरे बोर्ड बहुत गंदा यार। 13.4 मास, एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। ओके ओके, मास, एनर्जी एंड न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। तो देखो, आइंस्टाइंस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, हम लोग उसमें हमने पढ़ा था कि मास एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल। आप एनर्जी को मास में, मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन्होंने उसके लिए एक बहुत ज़्यादा मशहूर इक्वेशन दिया था, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, कि किसी भी मास को आप क्या कर सकते हैं, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कन्वर्ट हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक मटेरियल है जिसका मास 1 ग्राम है, और अगर मुझे उसे कन्वर्ट करना है एनर्जी में तो कितना हो जाएगा? तो मास को 1 ग्राम को क्या लिखूंगा मैं, 10⁻³ किलोग्राम, और स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो E इज इक्वल्स टू हो जाएगा 9 × 10⁻16 10⁻³ यानी 9 × 10⁻13 जूल्स।
है ना, इतना उसका क्या होगा, जूल में कन्वर्जन हो सकता है। इतने से मास को इतने जूल में कब कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ऐसा है कि ये तो ठीक है, आइंस्टाइन साहब ने दिया था मास एनर्जी इक्विवेलेंस का रिलेशन, मगर ये बात बाद में सही तरीके से साबित भी हो गई, प्रूफ भी हुई। और ये ख़ास तौर से जब अपन ने ये मॉलिक्यूलर लेवल पे चीज़ों को स्टडी किए, एटॉमिक लेवल पे स्टडी किए, तो यहाँ पर और ज़्यादा सही तरीके से प्रूफ हुई। अब बोले वो कैसा, तो बताते हैं आपको। चलो, तो यहाँ पर एक फिनोमिना हमें देखने में आया जिसको हम कह सकते हैं द फिनोमिना ऑफ मास डिफेक्ट। बोले ये क्या चीज़ है? 2 मिनट। अमजद, क्या ये बोर्ड यार इसका। तो जैसे कि यहाँ पर एक मास डिफेक्ट का फिनोमिना हमें देखने आया। मास डिफेक्ट क्या चीज़ है, चलो देखते हैं। मैं एग्जांपल लूँगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर है 8, एटॉमिक मास नंबर है 16। ऑक्सीजन जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने माने जाएंगे 8, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने माने जाएंगे, अगेन 8 माना जाएगा। देखो, जब मैंने देखा मास ऑफ फॉर ऑक्सीजन मास ऑफ 8 न्यूट्रॉन्स, है ना, 8 न्यूट्रॉन का मास कितना है, 8 मल्टीप्लाई बाय 1.00866 एटॉमिक मास यूनिट। और मास ऑफ 8 प्रोटॉन ये कितना पाया गया, तो 1.00727 एटॉमिक मास। हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, बट ठीक है, अपन यहाँ लिख लेते हैं। मास ऑफ 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होता है 8 मल्टीप्लाई बाय 0.00055 एटॉमिक मास यूनिट। अब मैं अगर इन दोनों बातों पे ध्यान दूं, मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन, सॉरी ऑक्सीजन एटम एज पर द गिवन डेटा शुड बी कितना होना चाहिए, तो अगर मैं देखूंगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन को मैं अगर ऐड करता हूं, तो भैया टोटल मास जो होना चाहिए वो होना कितना चाहिए, अगर इनको मल्टीप्लाई करके ऐड करके देखता हूं तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिखता हूं, वो आएगा 16.12744 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। ऐसा होना चाहिए देखा जाए तो, बट ये एक्सपेक्टेशन है, बोलते ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। तो भैया बट डाल दो यहां पे एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, है ना। तो अब भैया रियलिटी में क्या आया, मैंने देखा कि भैया मास ऑफ एटम ऑफ ऑक्सीजन ये कितना पता पाया गया, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, वो एक्चुअल में आया 15.99053 एटॉमिक मास यूनिट, है ना। अब भाई मुझे बता ज्यादा है कि कम है, कम है ना, सेम तो है ही नहीं, बिल्कुल भी डिफरेंट है।
तो भैया अपन ने बोले अलग अलग, अपन ने देखा प्रोटॉन तेरा मास इतना, न्यूट्रॉन तेरा मास इतना, है ना। अब मैं बोलूँ भैया दोनों को जोड़ूंगा तो क्या मिलना चाहिए, ऑक्सीजन के न्यूक्लियस का मास। अब मेरा अंदाजा था कितना भरेगा वो, है ना, मगर वो भर रहा कितना है कि नहीं। बोले भैया ठीक है भाई, तुम एक काम करो, तुमने सामान लेने के लिए क्या कुछ है ना, तुमने भाई टोकरा है, टोकरा बोले टोकरे में सामान लेके आ रहे हो, बोले टोकरे का वजन खुद का 1 किलो है ना। और भैया आपने देखा वो जो भी ले रहे हो संतरा, उसका वजन 2 किलो है ना। अब तुमने भैया वो डाले उसके अंदर, आपने अलग से मेजर करके देखा 1 किलो, ये कितना आया 2 किलो, ले डाल, उसमें तेरे को लगा आना चाहिए 3 किलो, वो आया 2.5 किलो, साला आधा किलो गया कहाँ, है ना। बोले खा गया, बोले बीच में तो बोले भैया वैसी कहाँ गया, वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अलग अलग जब मैंने देखा तो इनका मास ऐसा आता है, तो भैया जब इनको ज्वाइन करके एक न्यूक्लियस बनाया गया तो वो गया कहाँ, तो बोले भैया वो हो गया रिलीज, हवा में उड़ गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो हमने कहा कि भैया कि ये जो आप देख रहे हैं मास डिफेक्ट, अब कहा गया कि ये भैया जो मास डिफेक्ट है, बोले मास डिफेक्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ZMP मास ऑफ प्रोटॉन, है ना, और प्लस A माइनस ZMN मास ऑफ न्यूट्रॉन, उसमें से आप टोटल मास जो एक्चुअल है आप उसको क्या करो, माइनस कर दो, तो ये आपको क्या देगा बेटा, मास डिफेक्ट। वो जो तुमको मास में डिफेक्ट नजर आ रहा ना, बोले वो आपको वो जो कमी नजर आ रही है वो यहाँ पर आपको दे देगा। जैसे कि अगर सपोज करो मैंने 16.1274 मैंने अलग से प्रोटॉन को जोड़ा, प्रोटॉन के मासेस को अलग से कैलकुलेट किया, न्यूट्रॉन के मासेस को अलग से कैलकुलेट किया, उन दोनों के मासेस को जोड़ा, पता चला कि भैया ये ZMP प्लस ZMP, Z बोलते क्या, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, मास ऑफ ईच प्रोटॉन, A माइनस Z क्या हुआ, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, है ना, और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन। तो भैया ये जो ब्रैकेट का टर्म है वो इस हिसाब से, इस तरीके से हमको मास दे रहा है कि अलग मैंने प्रोटॉन का मास गिना, अलग मैंने न्यूट्रॉन का मास गिना, दोनों को मिला के मैंने कैलकुलेट किया तो ये आ रहा है। और ये जो मैंने देखा है कि भैया जो मास स्पेक्ट्रोमीटर से मैंने मास कैलकुलेट किया, जो मुझे एक्यूरेट मास बताता है, उस हिसाब से देखा जाए तो ये मास आ रहा है। तो इन दोनों का जो फर्क आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट। तो भैया ठीक है, वो एनर्जी रिलीज हो गई इन द फॉर्म ऑफ क्या कहा जाएगा, वो बाइंडिंग एनर्जी, ये जस्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी वो रिलीज हो गया, वो जो मास जो कहा जाएगा। फिर यहां कंसेप्ट आएगा, लिख लो पहले, फिर बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट बताता हूं मैं। हुआ क्या, अब तो ऐसा है कि हम लोग ने देखा जब मैं अलग अलग टुकड़ा टुकड़ा पकड़ के मैं एक एक प्रोटॉन का मास गिन रहा था, एक एक न्यूट्रॉन का मास गिन रहा था, ये सब अलग अलग रखे हुए थे, जब मैंने उनका मास कैलकुलेट किया, उस मास का टोटल किया तो वो ज़्यादा आ रहा था। जब मैं मिला के एक न्यूक्लियस बना दिया तो उसका मास क्या हो रहा है, कम आ रहा है। तो बोले मास गया कहाँ, तो बोले वो रिलीज हो गया इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वो एनर्जी की वैल्यू क्या है, तो फिर आप ये रिलीज्ड एनर्जी को आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हो। बोले कैसे, तो बोले रिलीज्ड एनर्जी को आप E इज इक्वल्स टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर से कैलकुलेट कर सकते हैं। वो जो तुमको मास का फर्क नजर आ रहा है ना कि मास गया कहाँ, तो वही मास क्या हुआ, एनर्जी में कन्वर्ट हो गया।
और बोले फिर मास को अगर आप एनर्जी बना सकते तो कोई भी मास को अगर आपको एनर्जी बनाना है तो उसके लिए मास कितनी एनर्जी बनेगी, तो उसका फॉर्मूला अपने को आइंस्टाइन साहब ने दिया, E इज इक्वल टू डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अच्छा, तो मतलब ऐसा है कि जोड़ोगे है ना तो एनर्जी रिलीज होती है, और अगर आपको तोड़ना है तो एनर्जी उसको देना पड़ेगा, है ना। तो तोड़ने के लिए मान लो मेरे को ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की न्यूक्लियस में से एक एक प्रोटॉन को एक एक न्यूक्लियन को मैंने अलग अलग करना है, हटा उसको निकाल बाहर, हटा उसको निकाल बाहर। तो अगर ऑक्सीजन के न्यूक्लियस में से एक एक प्रोटॉन एक एक न्यूट्रॉन को तुमको अलग करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा, बाहर से एनर्जी लगाना पड़ेगा। तुम उसको क्या करो, सिस्टम को क्या दोगे, एनर्जी दोगे, और फिर वो एनर्जी कुछ जो है वो क्या में कन्वर्ट हो जाती है, मास में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये जो एनर्जी आप दे रहे हैं इन ऑर्डर टू रिमूव अ न्यूक्लियन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, इसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन न्यूक्लियन फ्रॉम इट्स न्यूक्लियस, है ना, या टू सेपरेट द न्यूक्लियंस फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग एनर्जी। तो मैं कहूंगा हेंस in order to remove nucleon, energy should be given to nucleus. तो एनर्जी शुड बी गिवन टू न्यूक्लियस, और अगर आपको एनर्जी देना पड़ेगा न्यूक्लियस को, तो उस एनर्जी को क्या कहते हैं, hence the amount of energy required to remove the nucleons from the constituent nucleus is called as binding energy. इसको हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और एक एक न्यूक्लियन को निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। उसके बाद हमें जो पढ़ना है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का कर्व, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला पार्ट हो चुका है ना मास डिफेक्ट का, so binding energy per nucleon curve for different elements, binding energy per nucleon curve for different elements। दूसरे एलिमेंट्स के लिए अपन देखते हैं, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। बोर्ड वाले खास तौर से ध्यान दें इस बात को, जैसा ये है आपको एग्जैक्ट ये बनाकर पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा।
सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये जो रहेगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में सारी वैल्यूज है। 2 4 6 यार 8 से तो ज़्यादा है यहाँ पर, और बढ़ाना वो करना पड़ेगा फिर। 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10। तो अगर देखो यहाँ पर सब एटॉमिक मास नंबर रहेंगे और उन एटॉमिक मास नंबर के हिसाब से है ना अलग अलग एलिमेंट की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वैल्यू क्या आई है, हमको वो देखना है। आगे का जो कंसेप्ट है फिशन और फ्यूजन, वो समझने के लिए ये वाला कंसेप्ट समझना जरूर, कंसेप्ट तो नहीं है ये, मतलब ये डायरेक्ट डेटा है, ग्राफ है, उसको याद रखना और उसको समझना ज़रूरी है। जैसे कि एकदम जो लाइटेस्ट जो हमारा है ड्यूटेरियम, उसका वैल्यू कुछ यहाँ आ रहा है, इसको यार लिखना बहुत भारी जाएगा सारे डिटेल को। 2H ट्रिटियम का कुछ यहाँ पर आएगा 3H। हेलियम का कुछ इस तरफ आएगा, एटॉमिक मास नंबर हेलियम 4, तो 4He यहाँ रहेगा। लिथियम का जिसका एटॉमिक मास नंबर 6 है, कुछ इस तरफ आएगा। Li। फिर उसके बाद कार्बन का जिसका एटॉमिक मास नंबर कुछ इस इधर आना चाहिए, थोड़ा सा इधर, एटॉमिक मास नंबर 12। फिर उसके बाद नाइट्रोजन थोड़ा सा नीचे बस उससे 14N। ऑक्सीजन O। सल्फर थोड़ा सा और ऊपर S। फिर उसके बाद आयरन सबसे ज़्यादा होता है जिसका 50, थोड़ा सा इधर ले लेंगे 50 के बाद 56 टाइम्स ऑफ Fe। मॉलिबेडनम 100, उसका थोड़ा सा कम हो जाएगा। आयोडीन 127, 127 आयोडीन थोड़ा सा 8 के नीचे जाएगा। फिर या फिर एक काम करता हूँ मैं, डायरेक्ट 200 के पहले वाला और थोड़ा सा नीचे 8 है। AN क्या करे, AN यूरेनियम 238, $197 AS है। क्या काम है यार इसके। तो ये कुछ इस तरह का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा।
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ है ना, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि भैया इनमें जो वेरिएशन है यूनिफॉर्म नहीं है, ना ही बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एटॉमिक मास नंबर डिपेंडेंट है। एटॉमिक मास नंबर डिपेंडेंट मतलब क्या होता है, जैसे जैसे एटॉमिक मास नंबर बढ़ रहा है वैसे वैसे वो भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वो कम हो रहा है तो वैसे वैसे ये भी कम हो रहा है, या इसके बढ़ने से वो कम हो रहा है, इसके बढ़ने या ऐसा कुछ अगर है तो हम लोग कहते हैं डायरेक्ट रिलेशन आता है, इनडायरेक्ट रिलेशन वो आता है, इन्वर्स रिलेशन आता है। तो ऐसा कुछ है तो हम कहते हैं कि भैया यहाँ पर ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो है एटॉमिक मास नंबर डिपेंडेंट। अगर ऐसा होता तो, मगर ऐसा कुछ हो नहीं रहा है तो मैं बोल सकता हूँ इट इज़ एटॉमिक मास नंबर इंडिपेंडेंट। फिर दूसरी बात देखने में पता ये चलता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है वो लाइटर एटम का न्यूक्लियर का भी कम है और हैवियर न्यूक्लियर का भी कम है। सबसे ज़्यादा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन किसका मिल रहा है तुमको? आयरन का। तुम इधर लेफ्ट साइड में जाओ, है ना, तो तुमको क्या नजर आ रहा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या है? कम है। और तुम राइट साइड में जाओ तो एकदम एक्सट्रीम, तो वहां पर भी क्या हो रही है? कम हो रही है। इसका मतलब क्या होता है कि अगर मान लो कि अगर बीच वाले किसी हैवियर एलिमेंट को या हैवी न्यूक्लियस को आप ब्रेक करते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर क्या हो जाती है? कुछ रिलीज हो जाती है ना, या फिर उसको आपको बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा, रिलीज नहीं होंगी सॉरी, बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा देना पड़ेगा। वहीं अगर लाइटर न्यूक्लियर एक साथ कंबाइन होते हैं और वो बन के मिलकर क्या बनते हैं? एक हैवियर न्यूक्लियर बनते हैं। दो लाइटर न्यूक्लियन कंबाइन होकर हैवियर न्यूक्लियन बनते हैं तो फिर उसकी बाइंडिंग एनर्जी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये कंसेप्ट थोड़ा सा आपको कुछ 4-5 पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। मैं लिख कर देता हूँ, ओरली दिखाता हूँ अभी शॉर्ट में। आपको ये याद रखना है और इस बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के बोर्ड एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस नीट के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आगे जाके जो आप न्यूक्लियर फिशन फ्यूजन पढ़ने वाले हैं उसका सारा कंसेप्ट यहीं से शुरू होता है, तो इसीलिए उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ग्राफ थोड़ा सा है किसकट उसका, है ना। और आपको मैं बता दूं कि जैसा कि 12th वालों को ये ग्राफ एक्चुअल में बनाना पड़ेगा बोर्ड में प्रॉपर तरीके से, जैसे वैल्यूज है उसके हिसाब से, कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे है ना। थोड़ा बहुत आगे पीछे चल जाता, खुद एनसीईआरटी में एरर्स है उसकी, जिसको देखा है जैसे 127 जो है तो उसका 127 150 के बाद आ रहा है ना। 127 जो उसका है, जैसा आयोडीन है ना, तो 127 वो कहाँ आना चाहिए? 100 और 150 के बीच में आना चाहिए, है ना। तो वो 150 के बाद में बता रहा उसका पॉइंट। तो ऐसे थोड़े बहुत एरर्स है, मगर थोड़ा माइन्यूट एरर को आप निगलेक्ट कर सकते हैं, है ना। वो खुद समझते हैं कि इतना बारीकी से बताना मुश्किल है करके, तो बेसिक स्ट्रक्चर तो आ जाना चाहिए। हुआ? टाइम क्या हो रहा? 11:40। तो एक काम करो, सुनो, मैं एक एक डिक्टेट करके मैं डिस्क्राइब कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। नोट्स में है वो पॉइंट्स दिए हुए, तो आप उसमें से लिख लेना या फिर डायरेक्ट आप नोट्स ही वो करेंगे। जैसा कि पहला पॉइंट क्या बोला है कंक्लूजन के तौर पे, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज प्रैक्टिकली कांस्टेंट, यानी हर एक उसका बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट होता है, प्रैक्टिकली इंडिपेंडेंट ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, है ना, और एटॉमिक नंबर से कैसा है वो इंडिपेंडेंट है। द कर्व हैज मैक्सिमम वैल्यू फॉर अबाउट 8.75 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर एटॉमिक मास नंबर ऑफ 56। और आप देख सकते हैं कि कर्व की सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, जो कि 8.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आयरन की है, मतलब एटॉमिक नंबर 56 पर है। ठीक है, और कुछ इसने बताया है कि 238 एटॉमिक मास नंबर के लिए जो 238 है, तो उसके लिए उसकी वैल्यू जो है वो 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो फिर आगे सेकंड पॉइंट कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइटर न्यूक्लियर एज वेल एज द हैवियर न्यूक्लियर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन की जो वैल्यू है वो कम है लाइटर न्यूक्लियर के लिए भी और हैवियर न्यूक्लियर के लिए भी कम है ना। देखो ग्राफ नीचे चला गया ना वो, मतलब बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू क्या हो गई? कम हो गई, है ना। फिर उसमें से लिखा कि उस पर से अपन क्या कंक्लूजन बना सकते हैं। पहला कंक्लूजन ये कहता है द फोर्स इज अट्रैक्टिव एंड सफिशिएंटली स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस अ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ फ्यू मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। तो मतलब ऐसा है कि भैया अगर दो लाइटर न्यूक्लियर है तो उनके बीच में एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है
जो उनको अट्रैक्ट करेगा और उनका जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद अच्छा ठीक है, ये सेकंड कंक्लूजन मैं आपको फिशन के साथ समझाऊंगा, उसको रहने दो अभी का। थर्ड, वेरी हैवी न्यूक्लियस से A इक्वल्स टू 240 हैज़ लोअर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियर कंपेयर टू द न्यूक्लियस A इक्वल्स टू 120। अगर मैं कोई भी एक हैवी न्यूक्लियस की बात करता हूँ, जैसे कि 240 वाला ले लो, तो उसका बाइंडिंग एनर्जी बहुत कम है एज कंपेयर टू दोज एलिमेंट्स ऑफ बाइंडिंग एनर्जी एटॉमिक मास नंबर 120। तो एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 240 है और एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास नंबर 120 है। तो पाया ये गया कि जिसका एटॉमिक मास नंबर 120 है उसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ 240, है ना। दस इफ अ न्यूक्लियस A equals to 240 breaks into 2 A equals to 120 nuclei और न्यूक्लियन गेट्स मोर टाइटली बाउंडेड। अब भैया अगर वही आपने देखा कि हैवियर न्यूक्लियस अगर टूट कर दो लाइटर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है ऑफ 120, तो बाइंडिंग एनर्जी बढ़ गई, मतलब और ज़्यादा वो क्या हो गए, टाइटली बाउंडेड हो गए, यानी उनको छुड़ाने के लिए और ज़्यादा एनर्जी लगेगी, तो वो ज़्यादा और टाइटली बाउंडेड हो गए, है ना। वही लिखा हुआ आगे, दिस इम्प्लाइज एनर्जी वुड बी रिलीज इन दिस प्रोसेस, और बाद में ये कह रहा है कि भैया उसमें एनर्जी क्या हो जाएगी, और ज़्यादा रिलीज हो जाएगी। इट हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन थ्रू द फिशन, और यही तरीके से अपन फिशन जो आगे पढ़ने वाले हैं, न्यूक्लियर फिशन, तो उसमें इसी तरीके से एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है। फिर फोर्थ पॉइंट आपको इसको नेक्स्ट पॉइंट जो इसको लेकर बोला हुआ है, लाइटर न्यूक्लियर को लेकर, कि हम अगेन क्या देखते हैं कि जो आपके लाइटर न्यूक्लियर हैं, जैसे कि आप दो हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन है ना, या हाइड्रोजन हीलियम की बात करते हैं, कोई भी दो ऐसे आप एलिमेंट्स देखते हैं, अगर उनको कंबाइन करके आप थोड़ा सा हैवी न्यूक्लियस बनाते हैं तो उससे भी क्या होगा, बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है कि नहीं। और अगर बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो इस प्रोसेस में भी क्या होगा, एनर्जी का रिलीज होगा। तो बोले भैया ठीक है ना, तो ये एनर्जी कहाँ से रिलीज हुई, तो ये बोले देखो भैया कि इनके कंबाइन होने से हुई। और इस तरह का जो फिनोमिना होता है ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन में इस्तेमाल होता है। ये जो पॉइंट्स है आपके जो फिशन और फ्यूजन से रिलेटेड है असल में, तो ये जो पॉइंट्स आगे के आप जो देख रहे हैं ये ज़्यादा बेटर तब समझ में आएंगे जब हम फिशन और फ्यूजन को पढ़ेंगे। हम जब केमिकल रिएक्शंस उसमें देखेंगे, देखो ये 1H1 ये दोनों कंबाइन हो गए, है ना। अब इस प्रोसेस में जो है एनर्जी इतनी रिलीज हो रही है, तो ये सब चीज़ें, ये जो पॉइंट्स असल में आगे से रिलेटेड है, तो उसमें हमको ज़्यादा आएगा। तो 2-3 पॉइंट्स होते हैं बहुत शॉर्ट में, मैं बोर्ड वालों के लिए खासतौर से बोल रहा हूँ कि भैया उसको आपको लर्न करना है पॉइंट वाइज सब कुछ, और वो आपको मिल जाएगा आपके नोट्स में मिला हुआ है अच्छे से डिटेल में दिया हुआ, उसको अच्छे से इसमें से लर्न कर लेना। अगला पार्ट फिर न्यूक्लियर फोर्स, वो सारी चीज़ें हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। न्यूक्लियर फोर्स है, रेडियो एक्टिविटी है, न्यूक्लियर एनर्जी है, एंड न्यूक्लियर एनर्जी में फिशन एंड फ्यूजन है, वो तो बाद में देखेंगे हम।